नमस्कार दोस्तों। तो आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, द प्राइस द अल्टीमेट क्वेस्ट फॉर ऑयल मनी एंड पावर। ऑयल जियोपॉलिटिक्स कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, कैसे उसको उसके फाउंडर्स ने ऑयल को खोजा, कैसे उसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना है, इसका पर्पस समझा, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से अलग अलग कंट्री में होता है, और वही अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो आज की दुनिया की सुपर पावर्स बन के बैठी हुई हैं। उसके बाद मनी में कैसे वो फॉर्मेशन होता है, उसका पावर जियोपॉलिटिक्स कैसे टर्न होती है, फिर ऑयल की जियोपॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट में कैसे पहुंचती है, मिडिल ईस्ट से क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं, मिडिल ईस्ट में इतने सिविल वॉर्स क्यों देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ऑयल जियोपॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है, और उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक ग्लिम्स देने वाला हूँ इस पूरे वीडियो लेक्चर में, जो अगला 10-15 मिनट होगा उसमें आपको एक ग्लिम्स मिलेगा किस तरीके से ये ऑयल जियोपॉलिटिक्स ने दुनिया के बड़े बड़े वॉर्स करवाए। दुनिया में आज जितने बड़े बड़े आप इशूज़ देख रहे हो वो इसी ऑयल जियोपॉलिटिक्स से निकल करके आते हैं, और कैसे इस ऑयल जियोपॉलिटिक्स ने दुनिया की बड़ी बड़ी फैमिलीज जिनका आप नाम सुनते हो, रॉकफेलर्स का, रॉथशाइल्ड्स का, मॉर्गन्स का, इनको जन्म दिया। तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये एक तरीके का मैं ग्लिम्स वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जहाँ पे मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी को कट शॉर्ट करूंगा ताकि आप बोर ना हो जाएं। लेकिन ये जो अगर आपको इसकी लॉन्ग स्टोरीज जाननी है तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिस कोर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम 2 कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, एक इंडियन पॉलिटी के ऊपर है। उन दोनों कोर्सेज के बारे में मैं इस वीडियो के एंड में आपको समझा दूंगा। तो नाउ सबसे पहले अगर आप ऑयल का डिस्कवरी देखते हो, ऑयल की एग्जिस्टेंस देखते हो, तो आपको कैसे पता चलती है कि कब ऑयल के बारे में खोज हुई, ऑयल को यूज़ कब किया जाने लगा। तो इसके अगर अकाउंट सर्च किए जाएँ तो सबसे पहले इसको चाइनीज अकाउंट्स में पाया गया था। चाइनीज और जापानीज अकाउंट्स दोनों में इसको पाया गया था। वो साल था 347 एडी का, जब पहली बार ये पता लगा कि मतलब चाइनीज अकाउंट से ये पता लगता है कि बैम्बू पोल्स का यूज करके चाइनीज ने उस समय पर भी ऑयल वेल्स डिग किए थे, और 800 फीट तक डिग किए थे। मतलब 800 फीट इस दैट टाइम पर बहुत ह्यूज बात थी। वो भी बैम्बू पोल्स को यूज़ करके ड्रिलिंग करना वो बहुत मुश्किल होता है। ये टेक्नोलॉजीज उनके पास उस टाइम पर नहीं थी, और तब ऑयल का पहली बार यूज़ होना शुरू हुआ था। चाइनीज़ को जाना जाता है वेल ऑयल का यूज़ करने के लिए, और कहा जाता है कि वो मेडिकेशन पर्पस के लिए ऑयल का यूज़ करते थे। अब ऑयल का जो पर्पस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है वो ऑब्वियसली उस टाइम पर नहीं पता होगा उनको, तो वो मेडिकेशन पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो ऑयल का यूज़ करते थे चाइनीज़। लेकिन मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स में ऑयल का अगर आप पहली बार आविष्कार देखोगे तो वो साल 1847 से निकल करके आता है। एक साइंटिस्ट थे जेम्स यंग, जिनको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। 1847 में ये थे, एंड ही वॉज अ स्कॉटिश साइंटिस्ट। और इन्होंने पहली बार क्या किया कि इनका एक आविष्कार ये था, ही सॉ सीपिंग ऑयल। तो कोल को इन्होंने उठाया और इन्होंने कोल को डिस्टिल करना शुरू किया। तो आप देखोगे ना, मेजर डिस्कवरीज जो ऑयल के वर्ल्ड में हुई हैं वो बेसिकली कोल से ही निकल करके आई हैं। बिकॉज सबको एक चीज़ पता थी कि कोल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल को जब हम बर्न करते हैं तो एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ये बात सारे साइंटिस्ट को उस समय पता थी, और कोल के पीछे ही इसीलिए सारे साइंटिस्ट लग चुके थे। इसीलिए आप जो मेजर डिस्कवरीज देखोगे ऑयल वर्ल्ड में, वो कोल को बेसिक फार्मूले की तरह यूज़ किया गया। मतलब बेसिक उसके लिए कोल था, मतलब कोल को तो यूज़ करते ही थे, और कोल के साथ और अलग अलग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते थे। तो व्हाट जेम्स यंग डिड, ही यूज्ड कोल, और कोल को यूज़ करके उन्होंने उसको डिस्टिल किया सिंपली। और डिस्टिल करके उनको क्या मिला, डिस्टिल करके उनको 2 तरीके की लिक्विड मिली। एक लाइट लिक्विड मिली थोड़ी सी, और एक थोड़ा थिक लिक्विड उनको मिला। और जो ये थिक लिक्विड जो उनको मिला, इसको समझा में आने लगा उनको कि लाइट लिक्विड को हम जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से ये बर्न होता है, और जो थिक लिक्विड है उसको हम लुब्रिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से पैराफिन वैक्स का एग्जिस्टेंस आया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑयल वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम कोल, और इसको 1847 में इसीलिए अकाउंट किया जाता है, और इसीलिए जेम्स यंग का नाम जो है वो जेम्स पैराफिन यंग भी रख दिया जाता है। तो यहाँ से पैराफिन वैक्स का एग्जिस्टेंस आया बस। लेकिन ऐसा ही नहीं था कि ये सिर्फ स्कॉटिश साइंटिस्ट थे यही अपनी डिस्कवरी कर रहे थे। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1847 के टाइम पर ही, 1847 टू 1850 का दौरान आप देखोगे तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने रिसर्चेस कोल के ऊपर कर रहे थे। उसी में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
जिनका नाम था अब्राहम पिनियो गैसनर, जिनको आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो अब्राहम पिनियो गैसनर 1847 में जेम्स यंग ने किया था और 1849 के टाइम पर इनकी डिस्कवरी भी रंग लाई थी। और 1849 के टाइम पर इन्होंने 3 चीज़ों को यूज़ किया था और उससे एक डिस्कवरी की। अब्राहम पिनियो गैसनर बेसिकली कैनेडियन, ही वॉज अ कैनेडियन साइंटिस्ट। तो उन्होंने 3 चीज़ों का यूज़ किया। मैंने जैसा कि आपको बताया, एक तो कोल था, यहाँ पर कोल का यूज़ तो हर चीज़ में होता ही था। उसके बाद इन्होंने शेल गैस का यूज़ किया, मतलब बेसिकली ये ऑयल शेल होते, इसको ऑयल शेल कहा जाता था उस टाइम पर। और ऑयल शेल बेसिकली क्या होते थे, ये पत्थर होते थे जिनमें गैस ट्रैप्ड होती थी। तो इससे अलग अलग गैस के फॉर्म्स आगे चल करके बनते हैं। एलएनजी, एलपीजी जो आप देखते हो वो इसी ऑयल शेल से निकल करके आते हैं। तो ऑयल शेल का इन्होंने इस्तेमाल किया और उसके साथ इन्होंने बिटुमेन का इस्तेमाल किया। बिटुमेन को कैसे हम जानते हैं, बिटुमेन इज बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, और इसको जाना जाता है आज की डेट में, उस टाइम पर तारकोल की तरह जैसे जो यूज़ करते हैं ना रोड्स पे, जो डाला जाता है वाटर प्रूफिंग के पर्पज से, जो यूज़ किया जाता है शेड्स के ऊपर, तो वो ये बिटुमेन हुआ करता था। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या पाया कि एक लिक्विड निकल करके आ रहा है और ये लिक्विड जो है ये बाकी लिक्विड से तेज जल रहा है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको आगे चल करके बोला जाने लगा केरोसिन। और इसी केरोसिन का जो इस्तेमाल था वो गवर्नमेंट्स जो हैं उस टाइम पर समझ गई। कैनेडियन ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका पेटेंट करा लिया और उसके बाद एक कंपनी फॉर्मेशन होती है कि इसी केरोसिन को बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इसका प्रोडक्शन करेंगे। और उसी के बाद एक केरोसिन गैसलाइट कंपनी फॉर्मेशन होता है, केरोसिन गैसलाइट कंपनी का 1850 में। और इसके बाद यहाँ से एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अब केरोसिन और इनका जो ये ऑयल निकल करके आ रहे हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, उनका अलग अलग जगहों पर यूज़ किया जा सकता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर केरोसिन का यूज़ कहाँ किया गया, जो यूएस में उस टाइम पर जितनी स्ट्रीट लाइट्स जलती थी वो केरोसिन का इस्तेमाल करके जलती थी। और इसमें समझ में आ गया था अब गवर्नमेंट्स को कि यहाँ पर केरोसिन जैसे जो डिस्कवरीज होंगी उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसी कंपनीज़ का फॉर्मेशन होने लगा, जैसे केरोसिन गैसोलाइट कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक तरीके का ये था कि अब इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे प्रोड्यूस करना है वो देखो, उसके लिए रिसर्च करो और उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोड्यूस करना शुरू करो। तो यहाँ से गैसनर के इस आविष्कार से केरोसिन आया और केरोसिन को फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाने के लिए एक कंपनी फॉर्मेशन यहाँ पर की गई। तो ये मॉडर्न एरा में पहली बार जो ऑयल का इस्तेमाल है वो इस तरीके से हुआ, इस तरीके से ऑयल निकल करके आया। और इसके बाद साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा इसी पीरियड के दौरान, मतलब 1847 से ये शुरू हुई उत्तेजना उनकी, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर जहाँ जहाँ पर अमेरिकन्स थे, जहाँ पर ये ब्रिटिशर्स थे, ये देखो आप स्कॉटिश थे, ये कैनेडियन हैं गैसनर, वो स्कॉटिश थे। तो जहाँ ब्रिटिशर्स थे, जहाँ पर अमेरिकन्स थे, जहाँ पर भी ये लोग मौजूद थे उस टाइम पर, उस कॉन्टिनेंट पर ये अपने साइंटिस्ट को भेजना शुरू करते हैं रिसर्च करने के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए। और इसी प्रकार की एक रिसर्च इन्होंने करी थी 1855 के बाद, और ये रिसर्च की थी इन्होंने त्रिनिदाद के अंदर में। त्रिनिदाद में इस रिसर्च से क्या हुआ कि वहाँ पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ 1857 के अराउंड, और उस रिसर्च पेपर में क्या मेंशन था कि त्रिनिदाद में एक चीज़ तो तय है, द जियोलॉजी ऑफ त्रिनिदाद नाम से वो पेपर रिसर्च पेपर आया था। और उस रिसर्च पेपर में साइंटिस्ट ने ये मेंशन किया था कि एक चीज़ तो तय है कि अगर इस पॉइंट पर आप 280 फीट तक खोदते हो तो आपको ऑयल वेल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और उसी टाइम पर एक कंपनी रजिस्टर कराई गई इसी 1857 में एक साइंटिस्ट द्वारा। उस कंपनी का नाम था अमेरिकन मेरीमैक कंपनी। और अमेरिकन मेरीमैक कंपनी जो है वो पहली, अगर अपने टाइम पर देखा जाए तो पहली ऑयल वेल खोजने वाली कंपनी बनी थी उस टाइम पर। तो ये अमेरिकन मेरीमैक कंपनी त्रिनिदाद जाती है और वहाँ पर जिस पॉइंट पर इन्होंने फाइंडिंग्स की थी उसी पॉइंट पर डिग करती है, और डिग करने के बाद 286 फीट पर इनको फाइनली एक ऑयल वेल मिलता है। और वो पहली बार मॉडर्न डे एरा में ऑयल वेल की डिस्कवरी हुई थी इस तरीके से। उसके बाद 2 साल बाद ही अब इनके पास ना टेक्नोलॉजी आ गई थी डिग करने की, ऑयल वेल खोजने की, कैसे रिसर्च करना है, कौन से लैंड मासेस पर ऑयल वेल्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता चल चुकी थी। इसीलिए आप देखोगे 1857 के 2 साल बाद, यानी कि साल 1859 में पेंसिल्वेनिया में ड्रेक नामक एक व्यक्ति ने, जिसको ड्रेक ऑयल वेल भी कहते हैं, उसने पेंसिल्वेनिया में एक ऑयल वेल खोज लिया था। अब ये ड्रेक ऑयल वेल खोजे जाने की अपनी हिस्ट्री भी बहुत बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री है।
कैसे ड्रेक जो है वो ऑयल को यूज़ करके बेचता था और उसको ऑयल को जो मेडिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था अमेरिका में, लेकिन उसको एज अ पेट्रोलियम हम यूज़ कर सकते हैं ये बात किसी को नहीं पता थी। वो उसका रिफाइन कैसे होता है, वो अपनी एक बहुत डिटेल स्टोरी है, इसको हम कभी कोर्सेस में अपने डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, इस पूरी ऑयल इकॉनमी के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना, उसमें हम काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें, ये तो मैं आपको बहुत लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि डिस्कवरी कैसे हुई और उसका यूज़ कैसे हुआ और उससे मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स कैसे फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए मैं डिस्कवरी पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डिस्कवरी बता करके आपको मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स पर लेकर के जा रहा हूँ। तो 1859 में पेंसिल्वेनिया में मिला, ड्रेक नामक एक व्यक्ति के पास मिला और इसीलिए उसको ड्रेक ऑयल वेल कहा जाने लगा। और इसके बाद 1859 के बाद अब यूएस में भी ऑयल वेल्स मिल चुके थे, अलग अलग जगहों पर ऑयल की जो रिसर्च है वो हो ही जाने लगी, अलग अलग जगहों पर ऑयल वेल्स मिले, कई सारी कंपनीज इसमें फॉर्म होती है। और जो उन कंपनीज में जो सबसे कहा जाता है कि जो सबसे पहली कंपनी जो फॉर्म हुई, जो बड़ी बनी, उसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जो कि फॉर्मेशन होता है उसका 1870 में। और जो रॉकफेलर फैमिलीज के बारे में आपने सुना है, वो रॉकफेलर फैमिली के जॉन डी रॉकफेलर ने ही ये कंपनी सेटअप करी थी 1870 के अंदर में, जिसका नाम रखा था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। और ये स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने धीरे धीरे करके यूएसए के 90% ऑयल मार्केट के ऊपर अपना कब्जा बना लिया। और 90% ऑयल मार्केट मतलब ऑयल का रिफाइन करने का मार्केट जो था वो उसका 90% पे ऊपर इन्होंने कब्जा बना लिया यूएस के ऑयल मार्केट के ऊपर। और यही कंपनीज को आज आप शेवरॉन के रूप में देखते हो। इसकी कई सारी सब्सिडियरीज थी उस टाइम पर, जैसे स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैटुंची, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यूयॉर्क, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ इंडियाना, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ ओहायो, द ओहायो ऑयल कंपनी, ये सारी इसकी सब्सिडियरी कंपनीज थी। मतलब ये पूरा फैमिली बिजनेस था इनका ऑयल रिफाइनरी का। उसके बाद इन्हीं कंपनीज को आप आगे चल करके इनका स्वरूप बदलते हुए देखते हो, शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल के रूप में, मैराथन के रूप में। मैराथन तो अब बंद हो गई, तो शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल जो आज के में भी मेजर ऑयल कंपनीज की लिस्ट में आती हैं, शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल। जो पूरा वेनेजुएला का इशू है वो एक्चुअल में एक्सॉन मोबिल की वजह से है। और क्योंकि ये 90% ऑयल के मार्केट पर जॉन डी रॉकफेलर ने कब्जा कर लिया था, रॉकफेलर्स फैमिली ने कब्जा कर लिया था, इसकी वजह से अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड हो गया था। लेकिन अभी ये सिर्फ अमेरिका तक ही लिमिट थे। अभी तक इन्होंने 1870 में जब अपनी कंपनी फाइंड की थी, आगे चलकर भी अभी ये सिर्फ अमेरिका तक ही इनका मार्केट लिमिटेड था। लेकिन इनको ऑयल बेचना भी तो था, ऑयल की इकॉनमी भी तो शुरू करनी थी। जब इनके पास ऑयल है तो उसको बेचना भी पड़ेगा, उससे पैसे भी कमाने पड़ेंगे और उससे पावर भी गेन करनी है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस आता है का। रॉकफेलर्स के पास रूट्स नहीं थे ट्रेड करने के। रॉथस्चाइल्ड बेसिकली देवर ज्यूज, और ज्यूज को जाना जाता था उस टाइम पर इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि ज्यूज अमेरिका में आकर के अमेरिका में बसे क्यों। आपको पता है ना कि अमेरिका में ज्यूज के खिलाफ एक पूरा प्रोटेस्ट भी हुआ था, लेकिन ज्यूज इवेंचुअली अमेरिका में बस कैसे गए और वो इतने स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैसे बन गए अमेरिका के अंदर में, बहुत बड़ा सवाल है। उनको जो पूरी रिस्पेक्ट मिली है दुनिया के अंदर में ज्यूज को, दैट इज बिकॉज दे वर मर्चेंट्स ऑफ देयर टाइम, दे वर द बेस्ट मर्चेंट्स ऑफ देयर टाइम। उनके पास कई सारे ट्रेड रूट्स थे। दुनिया में आप कुछ भी प्रोड्यूस करिए, दुनिया में आप कुछ भी ले आइए, ऑयल भी प्रोड्यूस करिए, लेकिन ऑयल को बेचना के काम जो है वो रॉथस्चाइल्ड ही करेंगे। मतलब जो ट्रेड रूट्स हैं उसका काम ये रॉथस्चाइल्ड के पास ही है, तो वो कोई और नहीं कर सकता था। तो उस टाइम पर रॉथस्चाइल्ड ने पहली बार, ये स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी जब फाइंड हो चुकी थी, अपना ऑयल रिफाइन कर रही थी, उस टाइम पर इन्होंने ऑयल बैरल्स को रशिया में बेचने का तय किया। और उन्होंने एक वेसल का, इसमें ब्रिटिश वेसल का इसमें इस्तेमाल किया जिसका नाम था म्यूरेक्स। वो ब्रिटिश वेसल जो है वो एक कंपनी से आता था जिस कंपनी का नाम था शेल कंपनी। और वो शेल कंपनी बाद में जा करके रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिल जाती है, बाद में फॉर्म में हो जाती है, और जिसको आज की डेट में आप रॉयल डच शेल नाम से जानते हो। और आज की डेट में भी बिग मेजर कंपनीज में 5वें नंबर पर आती है, बहुत बड़ा मार्केट होल्ड करती है। तो ये म्यूरेक्स जो है वो उसी कंपनी की एक वेसल थी जिस पर इन्होंने अपना ऑयल बैरल लादा पहली बार रॉथस्चाइल्ड्स ने। और इन्होंने रूट जो खोजा था उस टाइम पर, वो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट किया था। और तब जाकर के दुनिया को समझ में आ पाया था कि अच्छा, रेड सी से हम होते हुए मेडिटेरियन सी में जा सकते हैं, जिसके थ्रू मिडिल ईस्ट और यूरोप को पूरी तरीके से जोड़ा जा सकता है। ये रूट किसी को पता नहीं था, ये रूट रॉथस्चाइल्ड्स ने दुनिया को दिया। और वहाँ से फिर
पूरा इस रूट को यूज़ करते हुए आज भी ऑयल जियोपॉलिटिक्स मेजरली चलती है। तो वो रॉथस्चाइल्ड्स ने ये ट्रेड रूट फिक्स किया और वहाँ से आप देखो कि ऑयल जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। और अब ये जो पीरियड मैं बता रहा हूँ, ऑयल का फॉर्मेशन कब होता है? ऑयल का फॉर्मेशन अराउंड 1860 आप मान लीजिए रफली, और 1860 से आप 1960 टोटल 100 साल तक रॉकफेलर्स, रॉथस्चाइल्ड्स, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज जैसे शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, ब्रिटिश पेट्रोलियम जिसका नाम था, जिसका पहले अरेबियन पेट्रोलियम नाम हुआ करता था, वो कंपनीज, ऐसी कंपनीज ने इस पूरे मार्केट को 100 सालों तक रूल किया है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इन मार्केट को इन्होंने सिर्फ 100 सालों तक रूल किया है? 1960 के बाद क्या हुआ था? अब देखो, ये प्रॉब्लम थी ना इन फैमिलीज़ के साथ में और इन कंपनीज़ के साथ में कि ये एक्सप्लॉइट करती थी। और एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या होता है कि लोग बहुत परेशान हो जाते थे। जहाँ भी ये रहती थी, अफ्रीका में थी तो वहाँ पे एक्सप्लॉइट करती थी, एशिया में थी एक्सप्लॉइट करती थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को आप देखोगे, इंडिया में आया तो क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों अपना रूल खो देता है? बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों रूल करना पड़ता है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा किया लोगों का। तो ये कंपनीज़ की मतलब मंशा ही ये होती है एक्सप्लॉइट करने की, कितना ज़्यादा मैं इससे एक्सप्लॉइट करके इससे काम निकलवा लूँ इस पर्सन से। तो ये कंपनीज थी, एक्सप्लॉइट करती रही, लोग काफ़ी परेशान हो गए इन कंपनीज से। और फाइनली एक्सप्लॉइटेशन के वजह से ही बहुत सारी जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी, उन्होंने बगावत शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहली कंट्री जिसने बगावत शुरू की वो ईरान था। उसके बाद ईरान के बाद देयर वाज दिस इराक, वेनेजुएला। इन कंट्रीज़ ने कहा कि यार हमारे पास दुनिया के 80% ऑयल डिपॉजिट्स हैं, 80% ऑयल डिपॉजिट्स हैं, और फिर भी हम इन कंपनीज़ के नीचे क्यों रहें? इन कंपनीज़ के पास जो है वो डिपेंडेंसी हमारे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हम इनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट हैं? अब तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी समझ में आ गई है, और ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके करेंगे क्या अगर हम इनको ऑयल वेल डिग करने ही ना दें? तो हम एक काम करेंगे, हम अब ऑयल का नेशनलाइजेशन करेंगे। और इसी वजह से ऑयल के नेशनलाइजेशन से एक आइडिया आया कि अब हम अपना एक गैंग बनाते हैं, और उस गैंग का उन्होंने नाम रखा ओपेक। 1960 में इन्होंने फॉर्म किया और इराक में इसकी मीटिंग हुई और ओपेक उस गैंग का नाम रखा। इस ओपेक में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और इसमें जितनी मेजर उस समय पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थीं, जैसे कि ईरान, जैसे कि वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज़ इसकी पार्ट बनी। और इन्होंने इस शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, इसका जो पूरा नेक्सस था 7 सिस्टर्स का, जो ये कंपनीज थी उसको 7 सिस्टर्स कंपनी कहते थे। एक तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जॉन डी रॉकफेलर का। रॉकफेलर के अलावा भी बहुत ऐसी लोग हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स को रूल करती हैं, जिनका जो जन्म है वो उस टाइम पर हुआ था, जिस टाइम पर ये कंपनी इन्होंने जैसे खोज करके और पूरे मार्केट को कैप्चर किया था। उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग देशों में ऐसी अलग अलग फैमिलीज हैं, उनके बारे में हम डिटेल में कोर्स में डिस्कस करेंगे। खैर वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ओपेक का फॉर्मेशन होता है, और ओपेक के फॉर्मेशन के बाद जो इनका कार्टेल था इन 7 सिस्टर्स कंपनीज का, उसको पूरी तरीके से लोग ब्रेक कर देते हैं। ये ओपेक डिसाइड करेगा कितना ऑयल एक्सपोर्ट करना है, ये ओपेक डिसाइड करेगा ऑयल का प्राइस क्या होगा, ये ओपेक ये डिसाइड करेगा कितना लेबर वहाँ पे लगना है, कैसे होना है एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें ओपेक करेगा। कंपनीज को सिर्फ अपना टेक्नोलॉजी लेकर के जाना है और वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना है। मतलब एक तरीके से इन्होंने ऑयल का नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया था उस टाइम पर। अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम थी, और आप देखिए कि ये पीरियड है 1960 का, दोनों वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद मेजर मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम जो है वो आप देखिए इस पीरियड के बाद ही शुरू होती है। आप देखिए सद्दाम हुसैन का एपिसोड इसके बाद हुआ है, इसके बाद ही गद्दाफी वाला एपिसोड भी हुआ है, इसके बाद ही जितने बड़े बड़े एपिसोड्स हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, सीरिया इसके बाद हुआ है। तो जितने बड़े बड़े एपिसोड्स हुए हैं वो देखिए आप 1960 के बाद ही क्यों हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा एक लिंक करके मैं आपको बता देता हूँ कि 1960 में इन बड़ी बड़ी फैमिलीज यानी कि रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड्स, इन सबको दिक्कत हो गई। और उसी के बाद अगर आप देखते हैं तो 1973 में एक और बहुत बड़ा एपिसोड होता है जिसको हम यॉम किपर वॉर के नाम से जानते हैं। यॉम किपर वॉर में क्या हुआ था कि इजराइल का पंगा हो गया था, किससे? इजिप्ट से पंगा हो गया था, सीरिया से पंगा हो गया था। अब वो पंगा क्यों हुआ था वो आप समझ सकते हो बेटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको हिस्ट्री बता दी। यॉम किपर वॉर में पहली बार इस ओपेक ने अपने पावर को इस्तेमाल किया था। इस ओपेक ने ऑयल एम्बार्गो लगाया था पहली बार 1973 के टाइम पर यॉम किपर वॉर के अंदर में। और वहाँ से आप समझ सकते हो कि इनकी मोनोपोली को एक बार
चैलेंज हुआ और वहाँ से आप इजराइल को देखते हो किस तरीके से इजराइल जो है वो पावरफुल बनते जाता है 1973 के बाद। और आज की लेट्स डायरेक्टली जंप टू द प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स। और आज की डेट में इजराइल क्यों यूएस के साथ अलाइंड है, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ का आपस में क्या दोस्ती है, फ्रांस, ब्रिटिशर्स, इनकी आपस में क्या दोस्ती है, मिडिल ईस्ट की जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ओपेक, किस तरीके से उनको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। देयर इज़ दैट ईरान, देन देयर इज़ ओपेक प्लस जिसका हिस्सा सऊदी अरेबिया, रशिया, ये लोग बने। सऊदी अरेबिया का क्या रोल रहा पूरी इस पर्शियन गल्फ की जो यूनिटी थी उसको तोड़ने में, वो सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में अपने कोर्सेज में समझेंगे। मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा था कि किस डिटेलिंग में हम लोग बात करने वाले हैं। ये अभी मैंने आप समझ लो कि अगर हमारा कोर्स 150-200 पन्ने का कोर्स है तो उसके सिर्फ आपको 1-2 पन्ने खोल करके बताए हैं कि किस तरीके से ये कोर्स आगे चलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से कोर्स चलेगा, कितनी डिटेलिंग में हम बात करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि 1847 से अगर मैंने यहाँ पर शुरू किया है तो इसको और थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, थोड़ा सा और हिस्ट्री समझेंगे, जेम्स डी यंग कैसे ऑयल मिलता है, कैसे रिसर्च शुरू होती है, कोल का यूज़ कैसे आता है, वो सब भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आप समझ लीजिए 1800 शताब्दी से हम इसको शुरू करेंगे और वहाँ से लेकर के प्रेजेंट डे यानी कि 2024 तक पहुँचेंगे। एक एक मेजर घटना जो इस पूरे पीरियड के दौरान हुई है उसका रीज़न आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, किसका हाथ था उस घटना को करवाने में वो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मतलब आप कंप्लीट मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स को एकदम आपके टिप्स पर होगी, आप बहुत डिटेल में उसको समझ पाओगे। उसके अलावा जो कंट्रीज़ के अंदर की पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो भी कई सारी इन घटनाओं से रिलेटेड है, उसको भी आप काफ़ी डिटेल में समझ पाओगे। तो आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 कोर्सेज हैं हमारे जो कि 21 अगस्त से लॉन्च हो रहे हैं। एक कोर्स तो जो अभी जिसका मैंने आपको ग्लिम्स दिखाया, द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल, मनी एंड पावर, और दूसरा कोर्स जो है वो हमारा है इंडियाज़ फाइनेंशियल लैंडस्केप। तो जजमेंट्स इंडियाज़ फाइनेंशियल लैंडस्केप को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 2 कोर्सेज हैं, सिर्फ 500 रुपये में के मिनिमल से प्राइस में आपको ये दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर के जब यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा तो आप APYT10 ये मेरा कोर्स का ये मेरा कोड यूज़ करना, तो आपको ये कोर्स 500 का शो होने लगेगा और इस 500 में आपको ये दोनों कोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे। ये जो इंडियन पॉलिटी का कोर्स है इसका भी मैं आपको एक ग्लिम्स दे दूंगा कल परसों में, जहाँ पर कि कितने डिटेलिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा कि अभी रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, इसलिए ये कोर्स आपको 500 में मिल रहा है, यानी कि 18 तारीख कल तक ये कोर्स आपको 500 में मिलेगा। अदरवाइज ये कोर्स फिर से 999 का 999 का हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिस्कवरी का ग्लिम्स समझ में आ गया होगा, ऑयल की डिस्कवरी कैसे हुई, मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स में ऑयल का क्या रोल है, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को बनाने में ऑयल का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोर्सेज के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।